अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड सेमेस्टर ज़ूलॉजी। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? गर्ल्स कंफर्म करें आपको मेरी आवाज़ आ रही है। हेमन बेटा कंफर्म करें आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यस सर, आ रही है। ओके, सब स्टूडेंट एक्टिव हो जाएं, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इनवर्टिब्रेट्स हमारी बुक में पेज 69 कल हमने स्टार्ट किया था और उसमें हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ नाइडेरियंस। और सब स्टूडेंट पेज 69 पर रहे। हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन फिर से देख रहे हैं और फिर ऑनवर्ड हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। हमने कहा कि नाइडेरिया, जिसे सिलेंट्रेटा भी कहते हैं फाइलम, एनिमल किंगडम का वो पहला फाइलम है जो सिमेट्रिकल है, जिसमें स्पेसिफिक सिमेट्री है, जिसमें टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। इनमें टू लेयर्स ऑफ टिश्यूज होती हैं जिनमें हमारे पास एंडोडर्म और एक्टोडर्म आ जाते हैं। इनमें मेसोडर्म नहीं होता, उसकी जगह पर इनमें मेसोग्लिया होता है। और टोटल इसकी फोर क्लासेस हैं। और पेज 69 पर क्लास हाइड्रोजोआ मेंशन किया गया है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसकी तीन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके साथ साथ इसके जो मेंबर्स हैं, इन जो एग्जाम्पल्स में हमने इंक्लूड करने हैं वो लाजमी है। और इसका जो बुक का पेज था वो भी हमने शेयर किया था आप लोगों से। और लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके चार मेंबर्स हैं जो फेमस है। एक है ओबेलिया, एक है हमारे पास गोनियोनिमस, और हाइड्रा, फिसेलिया। हमने इसका जो ओबेलिया है उसकी डिस्क्रिप्शन कल हमने पढ़ी थी। और इसके साथ ही हमने जो है वो आज पढ़ना है गोनियोनिमस, इसका सेकंड मेंबर। तो सब स्टूडेंट इसकी जो है वो एक स्पेसिफिक नोट सुन लें। वो नोट ये है कि अगर एग्जाम में क्लासिफिकेशन ऑफ नाइडेरियंस या सिलेंट्रेटा आ जाता है तो आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्लास हाइड्रोजोआ की का इंट्रोडक्शन जो यहाँ मेंशन किया गया है। और उसके साथ पेज 72 पर क्लास स्किफोजोआ, जो कि इसकी सेकंड क्लास है, इसका इंट्रोडक्शन। और उसके बाद जो है पेज 74 पर क्लास क्यूबोजोआ और क्लास एंथोजोआ, इनका इंट्रोडक्शन। और इन तमाम क्लासेस में जो हम तीन से चार मेंबर्स पढ़ रहे हैं इनकी डिस्क्रिप्शन में, उनमें से हर एक या दो मेंबर्स की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है। ये बहुत ही ज्यादा फेमस टॉपिक नहीं है। इसमें जो फेमस चीज है वो क्लासिफिकेशन और हर क्लास का इंट्रोडक्शन है। इनके जो मेंबर्स हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ रहे हैं ये इतना फेमस नहीं है। लेकिन इसमें से एमसीक्यूज जो है वो आ सकते हैं एग्जाम में, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल ही लाइट नहीं ले रहे। हम पढ़ सारा रहे हैं लेकिन आपको बता रहे हैं कि जो हम मेंबर्स पढ़ रहे हैं, अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन में किसी एक मेंबर पर नोट आ जाए तो फिर भी आपको लिखना आता हो, अगर एमसीक्यूज आ जाए तो भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना आए, और अगर तो कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन एज अ होल जनरल क्लासिफिकेशन आ जाए तो भी आप इसे अटेम्प्ट कर सकते। तो पेज 70 पर हमारा जो मेंबर फर्स्ट क्लास हाइड्रोजोन का है वो है हमारे पास गोनियोनिमस। गोनियोनिमस की जो पिक्चर है पेज 71 पे मास्टर सीरीज की, जो हमारी बुक हम यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक ऑफ जोलॉजी एनिमल डायवर्सिटी इनवर्टिब्रेट एंड कॉर्डेट्स, रिटन बाय रियाजुल अकरामी। दरअसल ये मिलर एंड हार्ले की बुक है जिसको जो है ना स्मॉल बुक में कन्वर्ट किया है इसने। तो इसमें पेज 71 पर लिखा हुआ है फिग स्ट्रक्चर ऑफ गोनियोनिमस। तो सब स्टूडेंट जो है वो अपनी स्क्रीन पर ये डायग्राम जो मैं ओपन कर रहा हूँ गोनियोनिमस की, स्पेसिफिकली जो हमारे स्ट्रक्चर को एलेबोरेट कर सके,
इसको भी साथ में ओपन कर रहे हैं और बुक में पेज 71 पे भी आप इसको साथ देखेंगे। और सब स्टूडेंट क्लास के दौरान हमारे साथ में हैं, क्योंकि आप लोगों की अटेंडेंस क्लास के एंड पर होगी। और जो स्टूडेंट हमें शुरू में सिर्फ ज्वाइन करके चले जाते हैं, आज उनकी अटेंडेंस नहीं होगी। कल हमने उन्हें जरूर इंटरटेन किया था, लेकिन आज हम ऐसा नहीं करेंगे। तो सब स्टूडेंट जो है ना, इस बात पे फोकस रहेंगे। तो डायग्राम में डायग्राम की डिस्क्रिप्शन भी हम साथ देखते हैं, लेकिन आपकी बुक पेज 70 पर हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। हमने कहा है कि जो सिलेंट्रेटा है उसमें टू फॉर्म्स होती हैं। जब टू फॉर्म्स होती हैं तो एक फॉर्म को हम कहते हैं पॉलिप, जो कि मेडूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से बनते हैं। और पॉलिप्स होती है बडिंग, और उससे बनता है मेडूसा, जो कि एसेक्सुअली बडिंग से बनते हैं। अब ये मेंबर हमें जेलीफिश की तरह, सॉरी, हमारे पास जेलीफिश की तरह नजर आ रहा है, लेकिन ये जेलीफिश नहीं है। जेलीफिश की अपनी डिस्क्रिप्शन है, इसकी जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन है। तो इसलिए हम देखने जा रहे हैं गोनियोनिमस। और इसमें जो अभी हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया उसके मुताबिक मेडूसा और पॉलिप किसी क्लास में दोनों को डोमिनेंस में हो सकते हैं, दोनों इक्वली हो सकते हैं। लेकिन किसी क्लास में जो है वो पॉलिप डोमिनेंट है और किसी में मेडूसा डोमिनेंट। तो लिहाजा इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो मेडूसा स्टेज है वो डोमिनेंट है गोनियोनिमस में, और शैलो मेरीन वाटर में होते हैं ये। और इसकी बॉडी के पार्ट्स अब वन बाय वन हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारी बुक में सबसे पहले है जी एडिसिव पैड्स। एडिसिव पैड्स। तो आप सबको जो स्क्रीन शो हो रही है, इस स्क्रीन में जो मेरा एरो है माउस का, जो माउस का एरो है वो सी डायग्राम पे है। और इस सी डायग्राम में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसको मैं जो है वो फोकस कर रहा हूं, और वहां ये हैंड शो हो रहा है मेरे माउस का। इसे कहते हैं एडिसिव पैड्स। ये एडिसिव पैड कैसा है? ये एयर सक्शन मैकेनिज्म के जरिए अटैचमेंट का काम करता है। और ये इनके किन में होता है? टेंटिकल्स में होता है। और ये टेंटिकल्स जो इसके टेंटिक्यूलर बल्ब, और ये टेंटिकल्स उन्होंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो इससे हम इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर एडहेसिव पैड नजर आ रहे हैं, इनका काम अटैचमेंट है। और इसमें हमारी जो बुक में फर्स्ट है एडहेसिव पैड, हम भी उसी की बात करें। और ये क्या करता है जी? समंदर में पाए जाने वाले बेस पर जो वीड्स होती हैं, वीड्स किन्हें कहते हैं? जड़ी बूटियों को कहते हैं सी वीड्स। समंदर दरियाओं में, समंदर में खासतौर पर, क्योंकि उन्होंने शैलो मेरीन कहा है, और शैलो कहते हैं कम गहराई वाले पानी। तो सी वीड्स के साथ अटैचमेंट करते हैं, या किसी भी स्टोन के साथ भी अटैचमेंट कर सकते हैं। और ये टेंटिकल्स पर मौजूद होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है व्हीलम। जैसे हमने कहा था कि फेमस क्वेश्चन है कि जरा बताएं कि सीलेंट्रेट की चार क्लासों में से जो कोरल्स हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो हमने कहा था एंथ्रोजोआ फोर्थ क्लास है, जिसमें जो है वो बिलोंग करते हैं हमारे पास कोरल्स। इसी तरह फेमस एमसीक्यू है, ये आपके पेपर में आ सकता है कि बताएं व्हीलम जो है हमारे पास स्ट्रक्चर किस क्लास से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट क्लास हाइड्रोजोआ से बिलोंग करते हैं। अब व्हीलम हम कैसे जो है ना इसको एक्सप्लेन करें व्हीलम को? गर्ल्स जरा आपकी स्क्रीन पर, जो मेरी स्क्रीन शो हो रही है, इस स्क्रीन में जो मेरे माउस का हैंड या एरो शो हो रहा है, इसको जरा गौर से देखें। गौर से देखें। ये जहां से रीजन कट की गई है, ये इनवर्ड एक्सटेंडेड अपेंडेज है। और ये कैसा है? आप में से जिन स्टूडेंट्स के भी गांव में घर हैं, या वो गांव कभी विजिट कर रहे हैं रिश्तेदारों के यहाँ, तो जो कमरे बने होते हैं उस कमरों पर एक शेल्फ होती है जो दीवार से आगे की तरफ एक्सपेंडेड होती है, और उसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा होता है। और वो क्या करता है, रूम में ज्यादा सामान रखने के लिए वो काफी जो है ना हेल्पफुल होता है। तो उसे जो है ना उर्फ आम में सफील भी कहते हैं।
तो ये बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है जिसे विलम कहते हैं। और इसी विलम को आप पेज 71 अपनी बुक में भी जो है ना वो मार्क करें जहां ये हाईलाइटेड है। तो इस हाईलाइटेड स्ट्रक्चर में पेज 71 पर विलम को मार्क करें, और उसके साथ साथ जो सेकंड डायग्राम बी है उसमें एडिसिव पैड को भी मार्क करें। मार्जिन ऑफ द गोनियोनिमस मेडुसा प्रोजेक्ट इनवर्ड, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है पॉइंट 2 में। और ये क्या बनाते हैं, एक शेल्फ बनाते हैं, लाइक लिप, जिसे विलम कहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है मोस्ट हाइड्रोजोन मेडुसी, यानी जो हाइड्रोजोआ हम फर्स्ट क्लास पढ़ रहे हैं उसके मेंबर्स में होता है। इट इज एब्सेंट इन ऑल अदर नाइडेरियंस क्लासेस, और ये किसी क्लास में नहीं होता है, सिर्फ हाइड्रोजोआ क्लास में होता है। और ये क्या करते हैं, जब हमारे पास गोनोनिमस के अंदर से वाटर बाहर भेजना हो, जेट प्रोपल्शन करनी हो, तो अगर तो ये इतना सारा माउथ रीजन ओपन रहेगा तो वाटर जब बाहर की तरफ निकलेगा तो जेट प्रोपल्शन तो नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर ये लिप एक्सटेंड होकर इसके माउथ को क्लोज करके बहुत ही थोड़ी ओपनिंग शो करवाए, तो फिर वाटर जब प्रेशर से बाहर रिपेल होगा तो उसके रिएक्शन में ये अपवर्ड मूव कर जाएगा ऑर्गेनिज्म। आपने एफएससी में जेट प्रोपल्शन मैकेनिज्म पढ़ा है कि जेलीफिश क्या करती है। ये जेलीफिश नहीं है, जेलीफिश फिश क्लास हमारी नेक्स्ट है। तो ये उस जैसा है, जेलीफिश जैसा है, बट नॉट जेलीफिश। तो लेकिन इसमें जेलीफिश की तरह जेट प्रोपल्शन मूवमेंट जरूर होती है, ये वाटर को एक्सपेल करते हैं और उसके रिएक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है जी, ये ऑर्गेनिज्म मूव कर जाता है। और इन्होंने नेक्स्ट लाइन में यही लिखा है कि फिल्म कंसंट्रेट दिस वाटर टू अ स्मॉलर आउटलेट्स। ये रीजन को इतना जो है वो कम महदूद कर देता है कि वाटर जो है वो प्रेशर से रिलीज हो, और ये जेट जेट प्रोपल्शन सिस्टम जनरेट करता है। आ जाते हैं जी हम मेन्यूब्रियम, मेन्यूब्रियम एंड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना नहीं है कि हम इसे समझ ना सकें, लेकिन ये थोड़ा सा है। तो इसके लिए हम इसकी एक और डायग्राम भी देखते हैं जो हमारे लिए इसको इजी बना दें। इसको हम देखते हैं कि हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर जिस डायग्राम में शो हो, हम वो भी देख लेते हैं। गर्ल्स, आप लोगों के बुक में पेज 71 पर जो डायग्राम बनी हुई है उसी को फोकस करते हुए हम इसकी एक्सप्लेन डायग्राम देख रहे हैं। और आपकी स्क्रीन पर भी ये शो हो रहा है। तो इसमें हम जो है ना एक्सप्लेन करके मजीद जो है ना इसको एवेलुएट करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो मेनुब्रियम, इस डायग्राम में आप देखें कि हमारे पास जो इसका माउथ रीजन है, उस माउथ रीजन के साथ
जो एक्सपेंडेड स्टमक लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी टाइप स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं मेनोब्रियम। और इसके साथ इन्होंने क्या किया है, जो डायग्राम में शो हो रहा है, हमारे पास ये माउथ की ओपनिंग है। इस माउथ से लेकर इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी तक, इसके दरमियान जो रीजन है, ये लोब लाइक स्ट्रक्चर जो क्या कर रहा है जी, हैंग्ड है, लटका हुआ है इसके अंदर, उसे हम मेनोब्रियम कह रहे हैं। तो अब हम देखते हैं जी, ट्यूब लाइक मेनोब्रियम हैंग्स फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द मेडूसा। हमारे पास जो मेडूसी मेंबर है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ द, जो कि गोनियोनिमस है, और ये हाइड्रोजोन क्लास से बिलोंग करता है, इसमें मेनोब्रियम हैंग है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से नीचे और माउथ ओपनिंग से ऊपर। माउथ जो है इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द मेनोब्रियम। ये देखें, ये मेनोब्रियम है, हैंग स्ट्रक्चर, और माउथ इसके एंड पर है, जैसे कि डायग्राम में आप लोगों को नजर आ रहा है। मेनोब्रियम ओपन इनटू गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और हमने भी यही कहा है कि ये हैंग स्ट्रक्चर जो मेनोब्रियम है, इसके एक एंड पर माउथ है, दूसरे एंड पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। फोर रेडियल कैनाल्स स्टार्ट फ्रॉम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब ये जो गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी, हमारे पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इससे फोर स्ट्रक्चर्स, यानी फोर ट्यूब्स निकल के जा रही हैं, एक्सटेंड होकर जा रही हैं पेरिफ्री की तरफ, किनारे के पास। तो यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मेंशन कर दी गई है। अब हम देखते हैं जो स्ट्रक्चर उन्होंने मेंशन किया, रेडियल कैनाल्स। तो हम देखते हैं कि रेडियल कैनाल्स उन्होंने यहाँ पर कहाँ मेंशन किया है। इस डायग्राम में रेडियल कैनाल उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया, मिल नहीं रही हमें, रिंग कैनाल मिल रही है, जो कि हमारे पास इसी के जो है इसका अल्टरनेट उन्होंने वर्ड यूज किया है। लेकिन रिंग कैनाल जो है ना, हम चल के पढ़ेंगे कि ये कैनाल जो है ना अलोंग द पेरिफ्री, और ये जो विलम स्ट्रक्चर है उसको कवर करती है। लेकिन ये रिंग कैनाल एक नहीं होनी चाहिए। अगर तो इससे फोर स्ट्रक्चर्स ये जो एक्सटेंड हो रहे हैं, इन्हें ये मेंशन करते तो हमारे लिए ये ज्यादा अच्छा हो जाना था। लेकिन हम इससे जो है ना रिंग कैनाल को इसका अल्टरनेटिव नेम नहीं ले रहे, क्योंकि जो है ना हमारे पास रिंग कैनाल उन्होंने यहाँ टर्म यूज नहीं किया हमारी बुक में, लेकिन आप लोगों की बुक में जो है ना ये क्लियर मेंशन किया गया। तो हम देखते हैं जी, गर्ल्स पेज 71 पर जो डायग्राम बनी हुई है, उसमें रेडियल कैनाल फर्स्ट नेम है। इसको जो है ना सब बच्चे हाईलाइट करें, रेडियल कैनाल। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे जो है ना इनकी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इससे चार ट्यूब्स फर्दर एक्सटेंड होकर किनारों की तरफ चले जाएं बस। और वो जाकर आउट, जो किनारों के साथ जाके अटैच तो जरूर होंगी, लेकिन वहां उनकी अपनी ओपनिंग कोई नहीं होगी, इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ही होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इनका माउथ पर सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, इनकी सेकंड कोई ओपनिंग नहीं होती। तो इनकी ओपनिंग सिर्फ माउथ पर ही है, बाकी सारे ब्लाइंड एंड है। तो फोर रेडियल कैनाल्स निकलती हैं जी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से, और ये मार्जिन ऑफ द मेडुसा की तरफ जाती हैं। और एन इनसर्कलिंग रिंग कैनाल इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द मेडुसा। और जो मार्जिन है, गोल, जो शेल्फ रीजन हमने कहा था विलम, उस पर एक और कैनाल मौजूद है जो इनको गोल सर्कल कर देती है, किनारे पर एक गोल रिंग बना देती है। उस रिंग को रिंग कैनाल कह रहे हैं। देखिए हमारी बुक में भी जो है रिंग कैनाल का अलग से तस्वीर आ गया है, जो कि रेडियल कैनाल नहीं है, उसका अल्टरनेट नहीं है। इट कनेक्ट द रेडियल कैनाल्स। और ये जो रिंग कैनाल है, ये रेडियल कैनाल से कनेक्ट हो जाती है, और इनकी कहीं कोई ओपनिंग नहीं है, इनकी ओपनिंग सिर्फ माउथ पर है। लिहाजा ये सारे के सारे जो पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये माउथ है, ये हमारे पास मेनोब्रियम है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। इससे चार ट्यूब्स निकलती हैं, जो कि बिल्कुल जो है ना फोर इक्वल एंगल पर होती हैं, ताकि ये कंप्लीट 360 के एंगल को इक्वली कवर कर सकें। और एंड पर ये चारों जहां जाकर खत्म होती हैं, वहां एक कैनाल में मर्ज हो जाती हैं। उस कैनाल को हम कहते हैं रिंग कैनाल। और रिंग कैनाल भी ब्लाइंड है, उसका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के साथ ताल्लुक है, उसका किसी और चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा इन सब ट्यूब की जो ओपनिंग है वो सिंगल माउथ। अब आते हैं जी हम इसके नर्वस सिस्टम की तरफ। जैसे ही हमारा जो है टोनियोनिमस जो है, ये ऑर्गेनिज्म की डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होती है, तो फिर ये हम आप लोगों से ये क्विज भी करते हैं इसका, ये कैसे कंप्लीट हुआ। आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी लेंगे, नहीं तो आपको जो है ना इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी करना होगा कि आपने अभी जो पढ़ा है वो क्या क्या था। सिंपली उसमें चाहे थोड़ी सी मिस्टेक हो, लेकिन ये जरूर शो होना चाहिए कि आपने वाकई ही जो है ये पढ़ा है। नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स।
हमने जो सिंपल डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी सिलेंट्रेटा की, हमने कहा था उसमें नर्व नेट होता है। तो उसमें मेंशन है इनके पास भी नर्व नेट है। और इनके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ नर्व सेल्स हैं, हमने जो प्रीवियस मेंबर ओबेलिया पढ़ा था उसमें हमने नर्व एलिमेंट टर्म यूज किया था, लेकिन इस मेंबर के लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं नर्व रिंग। और ये क्या करता है जी, नर्व रिंग इंसर्कल कर देता है मार्जिन ऑफ द मेडुसा। ये नर्व रिंग बिल्कुल जो है ना वो हमारे पास जो अभी हमने एक रिंग पढ़ा है, जिसके लिए हमने जो है वो रिंग कैनाल वर्ड यूज किया था, उसी रिंग कैनाल के साथ जो है नर्व रिंग भी मौजूद है। यहाँ देखें डिस्क्रिप्शन में आप उनको जो स्क्रीन नजर आ रही है इसमें नर्व रिंग शो हो रहा है इसका। तो हमारे पास पेज 71 पर नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, गोनियोनिमस का। उसमें नर्व नेट का टर्म भी यूज हो गया, नर्व रिंग का भी हो गया, और नर्व रिंग जो है वो मेडुसा के किनारे पर हमारे पास मौजूद है रिंग कैनाल के साथ। तो इसका काम क्या है ये इंपॉर्टेंट है। इस फोर्थ पॉइंट का लास्ट सेंटेंस है कि नर्व रिंग जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं स्विमिंग मूवमेंट के लिए। और इनकी स्विमिंग मूवमेंट के लिए एक और सेंसरी ऑर्गन भी मौजूद होता है जिसे हमारे पास स्टेटोसिस्ट कहते हैं। हम क्योंकि जो हेडिंग पढ़ रहे हैं वो है नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन, लिहाजा जो स्टेटोसिस्ट है वो सेंसरी ऑर्गन है। तो सब स्टूडेंट्स लिख लें, स्टेटोसिस्ट सेंसरी ऑर्गन, स्टेटोसिस्ट सेंसरी ऑर्गन। ये जो है वो मेसोग्लिया के अंदर इम्बेड होता है। सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन जिनका काम सेंस करना है किसको, ग्रेविटी को। अभी आगे चल के हम देखेंगे। ये जो पेरिफ्री है, मार्जिन है इस गोनियोनिमस का, इस मार्जिन में जो आउटर लेयर है वो शो करवा रही है तीनों टाइप्स की लेयर ऑफ टिश्यूज। यानी जहां आप गौर से स्क्रीन पर देखें, जहां मेरा माउस है ये एक्टोडर्मिस है, इसके दरमियान में मिजोग्लिया है, और सबसे अंदर मौजूद है हमारे पास एंडोडर्मिस। तो ये मिजोग्लिया जो बाहर वाटर को टच हो रहा है, इसमें मौजूद है सेंसरी ऑर्गन्स जिसे हम स्टेटोसिस्ट कहते हैं। अब इसकी हम स्टेटोसिस्ट की डिस्क्रिप्शन देखने जा रहे हैं। तो स्टेटोसिस्ट की डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही अच्छी डायग्राम है जो अभी कुछ देर पहले मैंने देखी, आप लोगों को भी दिखाते हैं। अब ये देखें, ये इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है, इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है मिजोग्लिया के अंदर। ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है, इसका काम क्या है। अब हमने जो निमेटोसिस्ट पढ़ा था, निमेटोसिस्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन थी, उसके अंदर ट्यूब थी और बार्ब थे, स्टिंगिंग एबिलिटी थी। लेकिन ये एक खास जो है वो सेंसरी ऑर्गन है, और इसके अंदर एम्प्टी स्पेस है जैसे निमेटोसिस्ट के अंदर कैप्सूल था। लेकिन इस स्पेस के अंदर कोई भी जो है वो स्टिंगिंग एबिलिटी नहीं है, बल्कि इसका काम है मेंटेनेंस, डिटेक्ट करना ग्रेविटी को, और उस हिसाब से अपने इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मेंटेन करना। और ये मेंटेन कैसे करता है, इसके अंदर ये एक स्टोन है, स्टोन लाइक स्ट्रक्चर है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। वो ग्रेविटी को डिटेक्ट करके खुद को एडजस्ट करता है और उस ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक बैलेंस फॉर्म में रखता है। तो बा बेटा अपना माइक ऑफ कर दें, आपकी जो है आवाज आ रही है। तो इसके स्ट्रक्चर में एक और फिग भी आएगा जो आपको दिखाते हैं, ये बड़ी अच्छी है। हमारे पास स्टेटोसिस्ट जिसे हम जियो रिसेप्टर भी कहते हैं, सब स्टूडेंट ये लिख लें। सेंसरी ऑर्गन भी साथ मेंशन कर लें और साथ में जियो रिसेप्टर भी मेंशन करें। इसका काम क्या है, ये जो स्टेटोलिथ, इस स्टोन लाइक स्ट्रक्चर जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, इसे हम स्टेटोलिथ कह रहे हैं। और इसके अंदर फ्लूइड है, और ये एम्प्टी प्लेस के अंदर फ्लूइड है, और ये सेल स्ट्रक्चर है, ये अमेबॉइड सेल्स हैं जिनमें फ्लैजेला भी मौजूद है। इस कैल्शियम कार्बोनेट से बने जो पार्टिकल है, ये ग्रेविटी को डिटेक्ट करता है, उस ग्रेविटी के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है, और इसकी एडजस्टमेंट से होल ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पेसिफिक फॉर्म में रहता है। ये ऑर्गेनिज्म इस शक्ल में रहता है। तो इस तरह
हमारे यहाँ पर मार्जिन में ये स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं मेसोग्लिया लेयर में, और ये क्या करते हैं जी, इस ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक शेप में रखने में हेल्प करते हैं। तो हम स्टेटोसिस देखने जा रहे हैं। मेसोग्लिया में एम्बेडेड है, मार्जिन ऑफ द मेडुसा में होता है। और स्टेटोसिस स्मॉल सैक होता है। इस सैक में जो है वो होता है स्टेटोलिथ, और स्टेटोलिथ बना होता है पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का। और स्टेटोलिथ मूव करता है रिस्पॉन्स टू पुल ऑफ द ग्रेविटी, और जब ग्रेविटी में चेंज आता है तो नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। उस नर्व इम्पल्स के जनरेट होने के नतीजे में ये उसको खुद को रीएडजस्ट करता है और फिर कुछ चेंजेस करता है। और चेंजेस क्या करता है, स्विमिंग बिहेवियर ऑफ एनिमल्स में। उसके बाद जी गुनेड्स। और गुनेड्स आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव गैमीट्स को कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कहते हैं जो गैमीट्स बनाते हैं। तो सिंपली वो लिख रहे हैं कि गुनेड्स हैंग फ्रॉम द ओरल सरफेस ऑफ द मेडुसा बिलो द रेडियल कैनाल। हमारे पास जो रेडियल कैनाल्स हैं और माउथ सरफेस है, ये भी हैंगिंग स्ट्रक्चर हैं। और इनके साथ हैंग होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल अलग, क्योंकि ये डायोशियस है, मेल मेंबर अलग होता है, फीमेल अलग होता है। लेकिन पेज 71 पर जो डायग्राम दिखाई गई है ये एक फीमेल मेंबर है। दैट्स वाई इसमें उन्होंने ओवरी मेंशन किया है, जो हैंग है किनके साथ, रेडियल कैनाल के साथ जुड़ी हुई है। तो सब स्टूडेंट को ये नजर आ रही है, और इसको ओवरी को मार्क भी कर दें, जिससे हाईलाइट हमारी थ्योरी में भी किया गया है, इसमें हम डायग्राम में भी देखेंगे। तो इसके साथ अब उन्होंने इसकी रिप्रोडक्शन भी साथ बता दिया कि जो हमारे पास मीट्स होते हैं उसे सी वाटर में छोड़ दिया जाता है, उनसे प्लेन्यूला लार्वा बनता है, और ये डिवेल्प होते हैं और डिवेल्प होकर एक पॉलिप बनाता है। पॉलिप का जो टाल होती है वो 5 मिलीमीटर होती है। और पॉलिप जो है वो रिप्रोड्यूस होता है बाय बडिंग एंड डिवेल्प फॉर्म मोर पॉलिप्स एंड मेडुसा। और पॉलिप में बडिंग होती है, और इस बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और इससे पॉलिप से पॉलिप भी बनते हैं और मेडुसा भी बनते हैं, और ये बात हमने कल भी की थी। तो गर्ल्स इसके बाद हाइड्रा की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन उससे पहले जो है ना, मुझे रिस्पॉन्ड करें कि आप सबको ये टॉपिक समझ आ गया है, क्या मुझे जो है आप लोगों से इसकी डेमोन्स्ट्रेशन लेनी चाहिए, या आपको समझ आ गया तो फिर हम आगे चलें। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है किसी लाइन में तो वो मेंशन करें। गर्ल्स। सर स्टेटोसिस्ट वाला दोबारा बता दें। सेंसरी ऑर्गन। स्टेटोसिस्ट सेंसरी ऑर्गन है, और इसकी शेप आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। ये आपको डायग्राम में नजर आ रही है इसकी शेप। ये एक स्टेटोसिस्ट जिसे जियो रिसेप्टर भी कहते हैं, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर मीजोग्लिया, मीजोग्लिया का कौन सा रीजन, यहाँ आप इसको डायग्राम में फिर से देख लें। यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करते हैं कि ये जो सबसे नीचे वाला लिप है इस ऑर्गेनिज्म का, वाटर को टच कर रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल हम इमेजिन कर लेते हैं कि वाटर के अंदर ये सस्पेंडेड है, और ये सस्पेंडेड है तो कैसा है, ये अम्ब्रेला लाइक है। जब ये अम्ब्रेला लाइक है तो इसकी जो नीचे वाली रीजन है ये वाटर, वैसे तो ये पूरा का पूरा वाटर के अंदर है, लेकिन ऊपर से तो वाटर एंट्री नहीं है, लेकिन नीचे से वाटर एंट्री जरूर है माउथ के साथ। तो ये जो लेयर का एज है, ये जो लेयर का एज है, ये एज नीचे बॉर्डर के साथ टच हो रहा है, और इसमें 3 लेयर्स कंफर्म है। कौन सी, आउटर लेयर है एक्टोडर्मस, और इनर लेयर है एंडोडर्मस, और मिड में है मिजोग्लिया। इसका वो मिजोग्लिया जो बाहर वाटर को टच हो रहा है उसके अंदर मौजूद है ये सेंसरी ऑर्गन, जिसे स्टेटोसिस्ट कहते हैं। और ये स्टेटोसिस्ट किस स्ट्रक्चर का होता है, ये इस फॉर्म का होता है। और इस फॉर्म में क्या होता है, ये बिल्कुल जो है ना एयर सैक जैसा स्ट्रक्चर है, जो हम थोड़ी देर पहले भी हम देख रहे थे। जिसको हमने कहा था कि जो है ना, हमारे पास ये अटैचमेंट पैड हैं, और हमने पहला पहला स्ट्रक्चर ही वही पढ़ा था। और उसका नाम मैं फिर से देख रहा हूँ, एडेसिव पैड जैसा स्ट्रक्चर। इसमें जो है ना निमेटोसिस्ट की तरह खाली कैविटी है, उसके अंदर ये मूविंग पार्टिकल है। ये पार्टिकल ग्रेविटी को डिटेक्ट करता है, और उसके हिसाब से पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को क्या करता है जी, बैलेंस रखता है, इसी अम्ब्रेला लाइक फॉर्म में, और इसी फॉर्म में जैसी हमें ये डायग्राम में नजर आ रही है। अगर इसमें ये स्ट्रक्चर मौजूद ना हो तो ये खुद को बैलेंस ना कर पाए, और ये इन्वर्ट हो जाए, और अम्ब्रेला उल्टी हो जाए, और ये इनको परेशानी हो कि अब इन्होंने सीधा कैसे होना है। दैट्स वाई इनमें ये स्ट्रक्चर मौजूद है, जो डिटेक्शन का सेंसरी ऑर्गन का काम भी करता है, और उसके साथ साथ बैलेंसिंग काम भी करता है। हमारी बुक में इन्होंने इसका बैलेंस में फंक्शन मेंशन नहीं किया, लेकिन आपने जरूर मेंशन कर देना है कि इसका फंक्शन बैलेंस है। अच्छा जी। और किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन?
एमन बेटा कंफर्म करें, आपने कंप्लीट लेक्चर सुन लिया? सर आपकी आवाज थोड़ी सी आहिस्ता आ रही है। ओह माय गॉड। अब सर ठीक आ सबको ऐसे आ रही है। अब ठीक आ रही है? नहीं सर। अभी भी ठीक नहीं आ रही? नो सर, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। आप लोग ऐसा करें, अपना वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज कर लें। मेरे पास तो सर फुल है। माइक्रोफोन मेरे पास तो माइक्रोफोन जो है ना, वो जो है वही यूज हो रहा है। कल आवाज ज्यादा थी? जी सर, कल सही थी। अच्छा। ओके, अलिशबा को मेरी आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है, लेकिन मैं कह रही हूँ आहिस्ता आ रही है, सबको कम आ रही है आवाज। मैसेज कर रहे हैं लेकिन बच्चे। लेकिन जो है वो लेक्चर सबने सुन लिया है, उनको समझ आ गया मुकम्मल? यस सर, समझ आ गई है। ओके। एमन, रिस्पॉन्ड करें बेटा। आपने पूरा लेक्चर सुन लिया? यस सर, मैं सुन रही हूँ लेकिन आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। लेकिन आपने लेक्चर समझ लिया? जी सर। ओके ठीक है, हमारे साथ इकरा अयाज मौजूद है। इकरा बेटा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। आपने कंप्लीट लेक्चर ले लिया? सर कंप्लीट नहीं लिया, थोड़ा सा लिया है। ओके, आपका जो थोड़ा सा रह गया हो वो आपने जो है ना अपनी फ्रेंड से इसको कंप्लीट कर लेना है। अब हम चलते हैं ओके जो सर। है हाइड्रा की तरफ। गर्ल्स, अब हाइड्रा उन्होंने कितना सिंपल लिखा है, हालांकि जब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे होते हैं तो हाइड्रा बहुत बार तज़किरा आता है। हमें इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिखानी चाहिए थी कि हाइड्रा का कंप्लीट स्ट्रक्चर फला क्या होता है। लेकिन क्योंकि हमने उसका निमेटोसिस स्ट्रक्चर और उसकी जो टेंटिकल्स हैं और उनकी न्यूट्रिशन और ये तकरीबन हमने जनरल फाइलम पढ़ते हुए पढ़ लिया था, दैट्स वाई उन्होंने यहाँ पर इसकी ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दी। हमें सिर्फ इतना बताया है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप इसको हाईलाइट करते जाएंगे। फ्रेश वाटर हाइड्रोजोन है, हाइड्रा आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, मोस्टली आर फ्रेश वाटर। और हो सकता है कुछ मेरीन भी हो, लेकिन उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया, तो इसलिए हम जो है इस क्वेश्चन में नहीं जाते कि क्या मेरीन में होते हैं या नहीं होते। लेकिन मेरीन में भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी होना चाहिए। और हमारे पास आपको पता होना चाहिए, जो स्ट्रीम्स होती हैं, लेक्स होती हैं, फ्रेश वाटर बॉडी होती हैं, उनके अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी कोई रूट्स नहीं होती और वो मूविंग होते हैं। वाटर मूव जैसे करता है वो भी करते रहते हैं। तो हाइड्रा को पसंद है ऐसे स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच हो जाना, खुद को हैंग कर लेना। तो सेकंड सेंटेंस में यही बता रहे हैं कि फ्लोटिंग प्लांट के साथ क्लीन वाटर या स्ट्रीम या पॉन्ड्स के अंदर खुद को अटैच कर लेते हैं। हाइड्रा की जो है वो मेडूसा स्टेज नहीं होती, इनमें सिर्फ पॉलिप स्टेज होती है। अगर इनमें पॉलिप स्टेज होती है तो इनके लिए ये क्या फायदा होगा? अगर इनमें पॉलिप स्टेज होती है तो गर्ल्स समझ लें कि हमारे पास जब एक पॉलिप प्रोड्यूस होगा तो पॉलिप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से न्यू पॉलिप बनेंगे। उन पॉलिप में फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और उन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या तो मेडुसा स्टेज जो है वो एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आ जाएगी। अगर तो वो कंप्लीटली एब्सेंट है तो पॉलिप से भी जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से न्यू पॉलिप ही बनेगा। ये कैसे बनेगा इसको हम देखते हैं। क्योंकि उन्होंने यहाँ हाइड्रा की 2 लाइनें इंट्रोडक्शन के बाद कंप्लीट रिप्रोडक्शन ही बताई है, तो इनमें मेडुसा स्टेज नहीं होती। ये रिप्रोडक्शन होती है, सेकंड लाइन के एंड से उन्होंने इसकी रिप्रोडक्शन ही बताई गई है। तो इस रिप्रोडक्शन में इस रिप्रोडक्शन में वो बता रहे हैं कि ये सेक्सुअली भी प्रोड्यूस होते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं। एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, अब ये देख लेते हैं हम। बडिंग के जरिए बर्ड्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं साइड ऑफ द पॉलिप, पॉलिप से बर्ड बन जाते हैं, जैसे कि कल भी हमने पूरा टॉपिक पढ़ा था, उसके बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी बर्ड बन जाते हैं। और सेक्स अब उन्होंने क्या कहा है, बर्डिंग से पॉलिप से नए पॉलिप बन जाएंगे। उन्होंने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एक सेंटेंस में ही खत्म कर दी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन द पॉलिप स्टेज इन हाइड्रा। हालांकि जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, कॉमन मैकेनिज्म पढ़ा था, उसमें हमने कहा था कि पॉलिप के अंदर एसेक्सुअल बडिंग होती है जबकि मेडुसा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्योंकि इनका मेडुसा है ही नहीं, तो दैट्स वाई इनका मेडुसा ना होने की वजह से इनके अंदर इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो भी पॉलिप के अंदर होती है, और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो भी पॉलिप के अंदर होती है। जब ये पॉलिप के अंदर होगी तो फिर
हम देखते हैं कि इसकी स्टेजेस में पॉलिप से न्यू पॉलिप कैसे बनेंगे। अब वो बता रहे हैं कि बाकी तमाम हाइड्रोजोन्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो मेडुसा स्टेज में होती है, लेकिन जो सिर्फ हाइड्रा मेंबर है इसमें क्योंकि मेडुसा फॉर्म नहीं होती, दैट्स वाई इनमें पॉलिप से पॉलिप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनता है। अब उन्होंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर दी है, जो है ना हमारे पास कॉनिकल स्ट्रक्चर है, और इनमें जो है वो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जो माइटोसिस से बनते हैं। और इंटरस्टिशियल सेल्स क्या हैं? ये वो सेल्स हैं जो फिलहाल तो सिमेट्रिक हैं, इन्होंने गैमीट्स बनाने हैं, लेकिन इनका खुद बनना तो माइटोसिस ही होता है। तो लिहाजा इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, इसको एज इट इज लेना है कि इंटरस्टिशियल सेल्स वेजिटेटिव सेल्स हैं जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए बने हैं और ये माइटोसिस से ही बनेंगे। लेकिन इनके अंदर जो गैमीट्स बनेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स, वो मियोसिस से बनेंगे। और उन्होंने यहाँ क्लियर बता दिया है। और मैच्योर मेल रिप्रोडक्टिव जो सेल्स या गैमीट्स हैं लीव द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थ्रू टेम्परेरी ओपनिंग, और टेम्परेरी ओपनिंग से यहाँ से चले जाते हैं। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ, और वो कैसे करते हैं जी? वो भी इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं उनमें भी, और ये जो है ना ओवरी में लार्ज एग बनाते हैं, और वो एग क्या करता है जी? स्टोर कर लेता है यॉक। जब वो एग यॉक को स्टोर कर लेता है तो इसका फायदा ये होगा कि अगर ये बहुत वक्त के लिए इनएक्टिव भी रह जाए तो बनने वाला जो जाइगोट या गैमीट या ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो सेव रह जाएगा। और आगे चल के जो दो लाइनें मौजूद हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उन दो लाइनों में बताया गया है कि अ, जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन में बनने वाले जाइगोट के गिर्द काइटन का एक शेल बन जाता है। और जब इस ग्रोइंग एम्ब्रियो को ड्रॉप कर दिया जाता है वाटर के अंदर विंटर सीजन में, तो ये पूरा सीजन डोरमेंट पड़ा रहता है, और जब स्प्रिंग का सीजन आता है तो ये एडल्ट पॉलिप को डिवेल्प कर देता है। तो गर्ल्स हमारी जो है क्लासरूम में हमारी क्लास ऑटोमेटिकली एंड होने वाली है। आप लोगों को दोबारा लिंक भेजा जाएगा क्योंकि अभी हमारे पास क्लास की फोटो भी रह गई है, और हमारे पास जो है इसका एक क्लास की फोटो के मेंबर्स भी रहते हैं, और जो लास्ट 2 क्लासेस हैं उनकी हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है, और तब जाकर हमारा आज का टारगेट मुकम्मल होगा। तो लिहाजा साथ रहें। आप लोगों को जो है ना हम अभी शेयर करते हैं न्यू लिंक, तो उसमें जो है